तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आज हम फिर स्टेशनरी वेव करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव फ्रॉम ओपन बाउंड्री, यानी कि वेव प्रोड्यूस करेंगे और कहां से रिफ्लेक्ट होगा, ओपन बाउंड्री से सुपर इंपोज होगा। और सुपर इंपोज होने के बाद स्टेशनरी वेव बनेगा। तो उसमें हम स्टेशनरी वेव बनाएंगे, इक्वेशंस बनाएंगे स्टेशनरी वेव की। फिर हम वहां पर पोजीशन ऑफ नोड और एंटी नोड निकालेंगे कि कहां पर नोड्स बनते हैं, कहां पर एंटी नोड्स बनते हैं, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड बाउंड्री से किया था। वही सब चीजें यहां पर करेंगे। और उसके बाद हम कुछ स्टेशनरी वेव के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे उसको एक सिस्टमैटिक वे में उसको हम लिख लेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्टेशनरी वेव में एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रैवलिंग वेव। तो इस तरह से स्टेशनरी वेव में ओपन बाउंड्री से क्या होगा, जैसे मान लो ये हमने लिया और ओपन बाउंड्री मैंने बताया था आपको, इस तरह से कहीं पर एक रिंग है और रिंग कहीं ऐसे कनेक्टेड है और उसको हम किंक मारेंगे। तो जब इसको किंक देंगे तो क्या होगा, इस तरीके से वेव पल्स जाएगा और वेव पल्स फिर यहां से वापस रिफ्लेक्ट होकर ऐसे वापस आएगा। और दोनों क्या करेंगे, फिर ये दूसरे को सुपर इंपोज करेंगे और सुपर इंपोज करने से क्या होगा, स्टेशनरी वेव क्रिएट होगी। तो उसकी हम सबसे पहले इक्वेशन निकालते हैं, किसकी, स्टेशनरी वेव की। कहां से, तो टॉपिक हमारा क्या है, बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है स्टेशनरी वेव फ्रॉम ओपन बाउंड्री। ओपन बाउंड्री से जो स्टेशनरी वेव क्रिएट होगी उसका हम इक्वेशन निकालेंगे। तो जैसे हम इंसिडेंट वेव की इक्वेशन ले लेते हैं, y1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हमारी इंसिडेंट वेव की इक्वेशन हो गई। तो आपको मैंने बताया था कि जब ओपन बाउंड्री से वेव का रिफ्लेक्शन होता है तो इंसिडेंट वेव्स एंड रिफ्लेक्टेड वेव आर इन सेम फेज। दोनों के दोनों सेम फेज में होते हैं। वेव पल्स जा रही है और उसी डायरेक्शन से वेव पल्स वापस आ रही है। तो फेज रिवर्सल यहां पर नहीं होता। तो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव हो जाएगी ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन हो जाएगी। फिर हमने सुपर इंपोज्ड वेव की इक्वेशन निकाली, तो y1 प्लस y2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सुपर इंपोज्ड वेव। क्या है ये, इक्वेशन ऑफ सुपर इंपोज वेव। और ये क्या है हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग का मतलब इंसिडेंट लिखो, चलो इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव ये क्या है, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, वेव फ्रॉम ओपन बाउंड्री। ओपन बाउंड्री से जो रिफ्लेक्टेड वेव है। तो इक्वेशन ऑफ सुपर इंपोज्ड वेव विल बी दिस। तो ये जाएगा हमारा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, देखो इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। तो यहां मैं लिख देता हूं साइन a प्लस साइन b का फार्मूला होता है टू साइन a प्लस बी बाई टू इंटू कॉस a माइनस बी बाई टू। ये आइडेंटिटी, ये मैथमेटिकल रिलेशन याद करना है, वो यहां पर हम यूज करेंगे। और यहां पर a तो पहले कॉमन ले लेते हैं और साइन a प्लस साइन b क्या हो जाएगा, देखो यहां से क्या लिखा हुआ है, टू साइन a प्लस बी बाई टू। तो टू साइन a प्लस बी बाई टू, दिस प्लस दिस बाई टू। तो इसको जब ऐड करेंगे तो kx से kx कैंसिल हो जाएगा और क्या रह जाएगा, टू ओमेगा टी ऐड हो जाएगा, नीचे टू। फिर आ जाएगा कॉस और यहां पर भी देखो a माइनस बी, तो दिस माइनस दिस, तो उसमें से माइनस करोगे आप तो ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस के एक्स हो जाएगा, माइनस करोगे तो माइनस टू के एक्स आएगा, माइनस टू के एक्स बाई टू। ये हो गया इसमें, तो टू से टू कैंसिल हो गया, यहां से यहां कैंसिल हो गया, माइनस कॉस एक इवन फंक्शन है तो माइनस इसमें से बाहर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा हमारा 2a sin ओमेगा टी इंटू कॉस kx। इसमें हम इसको लिख देते हैं 2a cos kx और साइन ओमेगा टी। ये हमारी स्टेशनरी वेव की इक्वेशन आ गई जो बनेगी स्टेशनरी वेव जब हम वेव का रिफ्लेक्शन कहां से करेंगे, वेव का रिफ्लेक्शन करेंगे ओपन बाउंड्री से। तो ये स्टेशनरी वेव की इक्वेशन होगी। इसको मैं कहीं साइड में लिख लेता हूं, आप इसको पॉज करके नोट कर लो। तो ये हमारा स्टेशनरी वेव की इक्वेशन हो गई व्हेन वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ओपन बाउंड्री। तो इसको हम कहीं साइड में लिख लेते हैं क्योंकि बार बार इसको हम यूज करेंगे। तो ये हमारी स्टेशनरी वेव की इक्वेशन आ गई जो बनेगी जब वेव को हम रिफ्लेक्ट करेंगे ओपन बाउंड्री से। तो y आ गया हमारा 2a cos kx और साइन ओमेगा टी। देखो ये, तो देखो ये जो हमारी इक्वेशन आई है, जैसे हमारी रिजिड बाउंड्री में भी ऐसे आया था 2a cos kx साइन ओमेगा टी, वैसा ही इसमें आया लगभग। अब इसमें इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव, और इसको बोलते हैं फेज ऑफ स्टेशनरी वेव, फेज ऑफ स्टेशनरी वेव। अब देखो इसमें यहां पर भी अगर आप देखो तो वही सब चीजें दिखती है कि जो रिजिड बाउंड्री से जब वेव का रिफ्लेक्शन होता था और स्टेशनरी वेव बनती थी, तो वही सब चीजें इसमें है। यानी कि अगर हम ओमेगा टी यानी फेज को कांस्टेंट कर दें, पर्टिकुलर टाइम ले लें, एक टाइम को मान लो फिक्स कर दें, यानी कि फेज को कांस्टेंट कर दें, तो जो एम्पलीट्यूड होगा स्टेशनरी वेव का वो एक्स डिपेंडेंट है। यानी एक्स की वैल्यू जब डिफरेंट होगी तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा वो डिफरेंट होगा। जबकि ट्रैवलिंग वेव में क्या होता है, ट्रैवलिंग वेव में जितने भी वेव होती है, सारे के सारे ट्रैवलिंग वेव में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सबका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सेम होता है। जबकि यहां पर क्या होगा कि x की वैल्यू जब डिफरेंट होगी तो 2a cos kx की वैल्यू डिफरेंट होगी, यानी कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा वो डिफरेंट होगा। तो x की एक पर्टिकुलर टाइम पे x की एक ऐसी वैल्यू भी होगी जिसके लिए cos kx की वैल्यू मिनिमम होगी, यानी कि मिनिमम कितनी होती है, cos की वैल्यू 0। तो उस टाइम पे जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, यानी कि वो x, जिस x के लिए cos kx की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि दैट x जिसके लिए cos kx की वैल्यू यानी कि 0 हो जाए, तो उन सभी x के लिए जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, यानी उन सभी पॉइंट्स पे जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वेव का, दैट विल बी मिनिमम। और मैंने बताया था अभी, इससे पहले हमने किया था कि उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, नोड्स बोलते हैं, कि जहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होता ही नहीं है, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं वो मीन पोजीशन पे परमानेंट रहते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, नोड्स। तो कुछ खास पॉइंट्स होंगे स्टेशनरी वेव में, कुछ खास एक्स की वैल्यूज होंगी, अभी निकालेंगे जिन एक्स के लिए जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा पार्टिकल का वो 0 होगा, और उनको हम बोलेंगे नोड्स। अब देखो क्या है कि कुछ ऐसे एक्स की वैल्यूज भी होंगी जिनके लिए kx cos kx की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी कि या तो +1 होगी या -1 होगी। तो उन सभी x के लिए जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, यानी इस पूरे की वैल्यू जब ये प्लस या -1 हो जाए, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो होगा या तो +2a होगा या -2a होगा। तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, यानी x की कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जिनके लिए cos kx की वैल्यू मैक्सिमम होगी, दैट इज +-1। तो उन सभी के लिए, उन सभी पॉइंट्स पर एक पर्टिकुलर टाइम पे, उन सभी पॉइंट्स पे जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी कि 2a होगा। और यानी कि 0 से 2, यानी कि जब स्टेशनरी वेव क्रिएट होता है तो मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा एक पार्टिकल का, दैट इज 0, वो स्टेशनरी रहेगा। एक ऐसा पार्टिकल होगा जिसको एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम होगा, और उनके जो बीच के पार्टिकल्स होंगे उनका अलग अलग एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा। यानी कि cos की वैल्यू जब डिफरेंट होगी
मिनिमम कितना 0, मैक्सिमम कितना +-1, उसके बीच में जो कॉस की वैल्यूज होगी फॉर डिफरेंट एक्स, उन सभी के लिए जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा वो डिफरेंट होगा। यानी 0 से वाइब्रेशन बढ़ते 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 मैक्सिमम पे जाएगा, फिर घटना शुरू हो जाएगा, फिर 0 पे आएगा। तो इस तरीके से फिर नेगेटिव में चला जाएगा, बढ़ते बढ़ते -2a तक जाएगा, फिर दोबारा से घट के 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट होता है। जबकि ट्रेवलिंग वेव में ऑल पार्टिकल्स, जितने पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो सारे के सारे सेम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं। और उसमें एक और चीज होता है कि इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो एक साथ, ये पहले ही बताया था कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन तो डिफरेंट होगा सबका। एक ऐसा होगा जिसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाने का मौका मिलेगा, एक ऐसा होगा जिसको मौका ही नहीं मिलेगा, वो लेटा रहेगा, हमेशा रुका हुआ रहेगा कुंभकर्ण, है ना, वो हिलेगा ही नहीं। आप कितने कितने भी वेव आ जाओ, कैसा भी स्ट्रॉन्ग वेव आ जाओ, वो रुका ही रहेगा स्टेशनरी वेव में। तो वो नोड्स हो गया, जो मैक्सिमम वाला होता है उसको एंटाई नोड्स बोलते हैं। और उनके बीच के जो पार्टिकल्स होंगे उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट होगा, यानी डिफरेंट पार्टिकल्स को डिफरेंट एम्पलीट्यूड कवर करने का मौका मिलेगा। लेकिन ट्रैवलिंग वेव में सबको बराबर मौका मिलता था, एम्पलीट्यूड यानी ए, यहां पर सबको अलग अलग मौका मिलेगा। तो यहां पर भी जैसे हमने उसमें किया था, रिजिड बाउंड्री से जब स्टेशनरी वेव बनाया था स्ट्रिंग के अंदर, तो वहां पर हमने देखा था भी कौन कौन सी पोजीशंस पे नोड बनते हैं। यहां भी देख लेते हैं कौन कौन सी पोजीशन पे नोड्स बनते हैं, कहां का एंटी नोड्स बनते हैं। तो देखो सिंपल मैथमेटिक्स से कर लेते हैं। देखो अगर मैं क्या ले लेता हूं, अगर मैं एक टाइम ले लिया, सपोज करो एक टाइम ले लिया मैंने, कितना 0, अगर मैं टी को ले लेता हूं 0, टी को 0 ले लिया, तो उस टाइम पे y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा हमारा 2a cos kx, 2a cos kx, ठीक, ये हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं t इक्वल्स टू ले लूं, कितना t इक्वल्स टू ले लूं, कितना t इक्वल्स टू ले लूं कितना t/4, t/4 ले लेते हैं, तो y कितना आ जाएगा, यहां डालो कितना आएगा y की वैल्यू, देखो y इक्वल्स टू 2a cos kx और साइन 2π/t इंटू t/4, साइन π/2 आ गया। और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, साइन π/2 की वैल्यू होती है कितनी, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। यहां पर क्या था, t इक्वल्स टू 0 पे साइन 0 0 होता है, तो इस पूरे की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू होगी 0, t इक्वल्स 0 पे y इक्वल्स टू 0। अब यहां पर क्या करते हैं, अगर t की जगह हम डालते हैं t/4, तो कितना हो जाएगा 2a cos kx, ये होगा 2a cos kx। t इक्वल्स टू लेते हैं 3t/4, 3t/4, तो 3t/4 पे देखो क्या होगा, 2a इसमें डालते हैं cos kx साइन 2π/t और 3t/4, तो t से t कैंसिल, 2 2 जा तो 3π/2, 3π/2 का मतलब हो गया 2a cos kx साइन 3π/2 का मतलब पाई प्लस π/2, और पाई प्लस π/2 कितना हो जाएगा, पाई प्लस π/2 विल बी व्हाट, हमने कितना डाला अभी 3t, अरे यार फिर वही कंप्यूटर कर दिया, t/2 लेना था यार, पहले t/2 ले लो, तो t/2 पे कितना आ जाएगा, यहाँ t/2 करो, t/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल, पाई आ गया खाली, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, इस टर्म पे y क्या आएगा 0 आएगा। अब क्या करते हैं लास्ट, t इक्वल्स टू 3t/4, इस टाइम पे देखो क्या जाएगा, इस टाइम पर अगर करोगे तो यह जाएगा 2a cos kx, cos kx और साइन अभी वही आ जाएगा 3π/2 आ जाएगा, इसे पहले किया था पाई प्लस π/2, तो माइनस साइन π/2 माइनस 1 हो जाएगा, ये जाएगा -2a cos kx, ये जाएगा, यानी यहां पर आ जाएगा y इक्वल्स टू -2a cos kx, क्या जाएगा। अब इसमें देखो क्या हो रहा है,
अब यहां पर हो क्या रहा है देखो, कि जब हमने स्ट्रिंग जो ओपन बाउंड्री से कनेक्टेड है और क्या कर रहा है वो ऑस्किलेट कर रहा है और स्टेशनरी वेव बन रहा है, तो t इक्वल्स टू 0 पे सारे के सारे यही बनाओ, देखो डायग्राम बना के दिखाता हूं, यहीं पर बना देता हूं। यहां से क्या हो रहा है, ओपन बाउंड्री है, मान लो ये ओपन बाउंड्री है। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, इस साइड से। ये मान लिया ओपन बाउंड्री है, यहाँ ये ओपन बाउंड्री यहां पर सपोज करो ओपन बाउंड्री है, तो क्या होगा यहां से देखो y इक्वल्स टू 0 पे पूरा का पूरा स्ट्रिंग क्या होगा, पूरा का पूरा स्ट्रिंग होगा बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट, पूरा का पूरा है बिल्कुल स्ट्रेट, ओपन बाउंड्री ऐसे डॉटेड लाइन से बना दिया, ठीक, ओपन बाउंड्री। अच्छा अब क्या है देखो, t/4 पे, ये t इक्वल्स टू 0 पे था, t/4 पे क्या होगा, t/4 पे क्या होगा देखो, अगर हम t/4 पे देखेंगे तो यहां पर अगर x की जगह हम अगर 0 डालेंगे, देखो तो cos 0 कितना होता है 1, तो y होगा 2a, यानी यहां से जो स्टार्ट होगा वो मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, फिर ये 0, अगर हम x की वैल्यू कुछ इस तरह से डालें तो फिर cos की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर डायरेक्शन रिवर्स आ जाएगा और इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से आगे बनेगा, ठीक। तो ये आ गया t इक्वल्स टू, कौन सा टाइम लिया, t इक्वल्स टू t/4। अगले टाइम पे देखो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी हो जाएगी, स्ट्रेट, स्ट्रिंग विल बी लाइक दिस, बिल्कुल सीधी हो जाएगी, कौन सा टाइम पे, ये ओपन बाउंड्री सारा, जब t इक्वल्स टू लिया t/2। फिर अगले लास्ट में क्या होगा, जब हमने ये लिया तो cos, जब यहां पर 0 डालेंगे, x की जगह 0 डालेंगे तो cos 0 हो जाएगा, तो स्टार्ट कहां से होगा, -2a से, यानी यहां से स्टार्ट होगा, देखो ये जाएगा इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से होगा, ये ऐसे बनेगा। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस बनाई हमने, ये हमने कौन सा लिया, t इक्वल्स टू 3t/4, और इस तरीके से फिर जब t करोगे तो फिर 0 हो जाएगा, पहले वाली सिचुएशन में स्ट्रिंग आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ऐसी सिचुएशन आई, जब इस तरह की सिचुएशन आई, तो ये देखो यहां का जो पार्टिकल है इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या है, 2a, यानी ये वाला पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 पे ये वो पार्टिकल है जिसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कितना है, मैक्सिमम है, इसका मैक्सिमम है, और किसका देखो, इसका मैक्सिमम है और इसका मैक्सिमम है, इसका मैक्सिमम है, यानी कि डॉटेड लाइन अगर मैं बनाऊं तो ये वो पॉइंट्स है जिनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या है, मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज मैक्सिमम। तो इन सारे पॉइंट्स को क्या बोलेंगे हम, देखो यहां पर ओपन बाउंड्री है, क्या बोलेंगे, एंटाई नोड, जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है क्या बोलते हैं इसको, एंटाई नोड। इन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, ए एंटाई नोड्स, ठीक, और ए सभी में एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या मैक्सिमम है, ऐसे यहां भी आ जाएगा, ए। और देखो कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं, ये वाले देखो पार्टिकल्स जो परमानेंटली रेस्ट पे हैं सारे, जो परमानेंटली रेस्ट पे, ये वाले पार्टिकल्स जो परमानेंटली रेस्ट पे, ये अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे, है ना, तो इनको क्या बोलते हैं, इन पार्टिकल्स को नोड्स बोलते हैं। तो दिस आर कॉल्ड नोड्स व्हिच हैव, यानी जब स्टेशनरी वेव बनती है तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो मेन पोजीशन से कभी भी हिलते ही नहीं हैं, तो उन सारे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए देखो, तो जैसे वहां था वैसे यह है कि अगर हम दो एंटाई नोड्स लोगे तो दो एंटाई नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये पूरी होती है एक वेव यहां से यहां तक, तो दो एंटाई नोड्स के बीच का डिस्टेंस है λ/2। ऐसे ही तो नोड्स के बीच का डिस्टेंस भी क्या है, λ/2, और एक नोड और एक एंटी नोड, एंटाई नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, λ/4। सेम चीज जैसे रिजिड बाउंड्री से होता था वैसे यहां पर हो रहा है, बस वहां पर क्या था कि रिजिड बाउंड्री में दोनों साइड रिजिड बाउंड्री थी, तो इधर भी नोड बनता था इधर भी नोड बनेगा। लेकिन जब ओपन बाउंड्री होगा जहां पर, तो जहां पर भी ओपन बाउंड्री है वहां पर एंटी नोड बनेगा, यहां पर भी क्या दिखा है,
यहाँ भी ऊपर बाउंड्री है मान लो, तो एंटी नोड बनाए। तो ये पोजीशंस जो होती है नोड्स और एंटी नोड की थोड़ी अलग हो जाती है इसमें रिजिड बाउंड्री कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पर भी सेम चीज है कि नोड्स क्या होता है, एंटी नोड्स क्या होता है, और दो नोड्स के बीच कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस यहाँ भी λ/2 होगा, और दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस यहाँ भी λ/2 ही होगा। तो अगर हम जनरल फार्मूला निकालें, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ नोड्स एंड एंटी, पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स, तो कैसे निकालोगे इसमें भी? तो इसमें भी अगर आप पोजीशन ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स निकालते हो तो उसका जनरल फार्मूला क्या होगा? जैसे अभी हमने देखा था, देखो कि y इक्वल टू क्या था, 2a sin, क्या इक्वेशन थी, 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी, ये था स्टेशनरी वेव की इक्वेशन, ओपन बाउंड्री से होती है। तो देखो एंटी नोड्स के लिए जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, है ना? तो फॉर एंटी नोड्स 2a cos kx, this must be maximum, तो cos की वैल्यू मैक्सिमम कौन से एंगल पे होती है? ये हो जाएगी +-1, यानी कि पूरे की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? अब इसको छोड़ो, जब cos kx की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी कि +-1, और cos की वैल्यू मैक्सिमम कौन कौन से एंगल पे होती है पता है? kx क्या होगा फिर इक्वल किसके? 1 होती है एंगल 0 पे, और cos पे होती है पाई पे, और 3 पाई पे, और 5 पाई पे, सो ऑन, इस तरह से। तो ये वो cos की वैल्यूज हैं जहां पर cos की वैल्यू होती है मैक्सिमम, यानी कि अगर मैं इसको और इसको इक्वेट करूं, देखो तो कितना हो जाएगा, kx इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पे क्या बन रहा है, ये पोजीशन क्या है, x इक्वल्स टू 0 पर नोड्स बन रहा है, एंटी नोड्स बन रहा है। ऐसे ही अगर हम करते हैं सपोज, चलो kx इक्वल्स टू पाई, k क्या होता है 2 पाई बाई लैम्बडा इक्वल्स टू पाई, और x हो गया यहाँ पर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो x आ गया λ/2, देखो ये λ/2, 0 λ/2 λ/2 पे भी क्या बन रहा है, एंटी नोड्स बन रहा है। अगर हम इक्वेट करें इसको इससे तो क्या हो जाएगा, देखो kx अगर मान लो 3 पाई के इक्वल हो जाता है, तो 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू, अगर इक्वल होता है 3 पाई के तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो x आ गया 3 λ/2, यानी और कहां बनता है एंटी नोड फिर, लैम्बडा प्लस λ/2 पे। कितना हो गया ये, अगर हमने इसको किया एंटी नोड्स की पोजीशन निकाली, तो क्या हो गया इसमें, और हो गया हमारा और कहां बन गया एंटी नोड्स, 2 पाई बाई लैम्बडा x और इक्वल्स कर दिया 3 पाई के, अच्छा इससे पहले 2 पाई भी आएगा, 2 पाई के बाद 3 पाई, फिर 4 पाई सोन आएगा 2 पाई के, तो 2 पाई के जब इक्वल होगा तो क्या होगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया फिर ये x इक्वल्स टू लैम्बडा, यानी यहां पर क्या बन रहा है, एंटी नोड बन रहा है, देखो ये लैम्बडा एंटी नोड बन रहा है, एक वेव हो गया एंटी नोड बन रहा है। ऐसे ही फिर आगे λ/2 डिस्टेंस पे फिर दोबारा से एंटी नोड बन जाएगा, और इस तरीके से आगे भी एंटी नोड बनता रहेगा जहां तक ये स्ट्रिंग है वहां तक। तो इसका मतलब इसको अगर हम जनरलाइज करते हैं, इस फार्मूले को जनरलाइज करते हैं तो क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे kx इक्वल्स टू n पाई, n इक्वल्स टू व्हाट 0 1 2 3 सो ऑन, तो 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू x इक्वल्स टू n पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो x आ गया हमारा n λ/2, ये पोजीशन ऑफ, इसका फार्मूला आ गया पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स इन, कहां बन रहा है एंटी नोड्स, 0 पे, λ/2 पे, फिर 2 λ/2 पे, 3 λ/2 पे, सो ऑन, इस तरीके से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2, इन सभी जगह पे क्या बन रहा है, एंटी नोड्स बन रहा है। ठीक, अब ऐसे निकालते हैं फॉर नोड्स। नोड्स के लिए अगर हम देखें तो नोड्स के लिए क्या होगा, देखो फॉर नोड्स के लिए cos kx की वैल्यू होनी चाहिए
मिनिमम, यानी एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा तो cos के x की वैल्यू मिनिमम होगी। cos की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है? 0। cos के साइन की मिनिमम वैल्यू 0, तो kx की वैल्यू क्या होगी? कौन कौन से एंगल पे 0 होती है? π/2 पे, और 3π/2 पे, 5π/2 पे, सो ऑन। ठीक, तो यहां से भी अगर हम निकालते हैं, देखो तो जनरलाइज, सीधा मैं जनरलाइज कर देता हूं, चलो करके देख लेते हैं। चलो एक बार इसको इससे इक्वेट करो, तो क्या हो जाएगा इसमें? kx इक्वल्स टू π/2, तो 2π/λ, x इक्वल्स टू π/2, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो x आ जाएगा हमारा कितना? x आ जाएगा हमारा λ/4। तो λ/4 पे देखो, ये λ/4, λ/4 पे क्या बन रहा है? एंटाइनोड्स बन रहा है। ये यहां से यहां तक लैम्डा, ये λ/2, इसका भी आधा λ/4, पूरा λ/2, ये λ/4, λ/2, 3λ, और ये क्या बन रहा है? एंटाइनोड। ऐसे ही नोड, सॉरी, ऐसे यहां पर नोड बनेगा, फिर यहां नोड बनेगा। इस तरीके से हमने क्या देखा, जैसे उसमें तो सेम चीज है, तो यहां पर भी इन लोकेशंस पे क्या बन रहा है? एंटाइनोड्स बन रहा है। तो λ/4 पे नोड्स बन रहा है। ऐसे ही अगर हम kx को इक्वेट कर देते हैं, किससे? kx से इक्वेट करते हैं 3π/2 से, तो 2π/λ, x इक्वल्स टू 3π/2, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो x आ गया 3λ/4। 3λ/4 पे देखो यहां पर नोड बन रहा है, 3λ/4 समझिए क्या बन रहा है? नोड्स बन रहा है। ऐसे ही अगले से इक्वेट करेंगे तो आगे का नोड आ जाएगा। तो इस फार्मूले को अगर हम जनरलाइज करते हैं, क्या बन जाएगा फार्मूला? kx इक्वल्स टू कितना है? ये ऑड मल्टीपल 2n-1 टाइम्स ऑफ π/2, 2n-1 टाइम्स ऑफ π/2। तो यहां पर जो हो गया 2π/λ x इक्वल्स टू, और n की वैल्यू यहां पर क्या होगी? 1 से 1 2 3 4 सो ऑन, इस तरीके से, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पे तो नोड बनता है, तो x n इक्वल्स टू 0 के लिए नोड बनेगा। लेकिन यहां जब स्टार्ट करेंगे तो n इक्वल्स टू 1 से करेंगे, तो उसके बाद ही यहां पर एंटाई नोड बनता है, तो सॉरी नोड बनता है। तो 2n-1 इंटू λ/2, सॉरी π/2, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो x आ जाएगा 2n-1 और इंटू λ/4। तो ये वो पोजीशन है जहां पर क्या बनता है? एंटाई नोड बनता है। तो इसी फार्मूले को अगर हम थोड़ा सा वही करते हैं, देखो कहां कहां एंटाई नोड बनता है। देखो तो n की जगह 1 डालोगे तो x क्या रहेगा? λ/4 पे 2 डालो तो 2 2 जा 4 -1 3λ/4 पे, और कहां बन रहा है? कौन कौन सी पोजीशंस पे? 3 डालो, फिर 6 -5λ/4 पे। तो ये वो पोजीशंस है जहां पर क्या बन रहा है? एंटाई नोड्स बन रहा है। तो ये पोजीशंस ऑफ नोड्स और एंटाई नोड्स हो गया। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है? देखो यहां पर जैसे हमने ओपन बाउंड्री, चलो मैं इसको हटा देता हूं, नहीं लिखता इसको। तो यहां पर क्या देखो, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज मैक्सिमम, फिर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, और यहां 0। फिर ये हो गया रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम, मैक्सिमम, फिर यहां मैक्सिमम चला जाएगा, ये इस तरह से फिर डिक्रीज करना शुरू करेगा। फिर ऐसे यहां पर होगा ये फिर 0, फिर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज, ऐसे फिर इंक्रीज, रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज। तो क्या हो रहा है यहां पर? देखो अगर हम ये वाला पोर्शन देखेंगे तो ये पूरा पोर्शन एक साथ ऊपर जा रहा है, फिर एक साथ नीचे जा रहा है, बीच में रेस्ट पे भी आता होगा। तो ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये कुछ हमें ऐसा दिखाई देगा। देखो ऐसे, इस तरह से ऐसा दिखाई देगा, यहां से कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देगा ये, यानी एक बार ये और एक बार फिर उसका ये, और बीच में स्ट्रिंग सीधी भी होती होगी। जब इस सिचुएशन से इसमें आती है तो स्ट्रिंग एक बार सीधी भी तो होती है ना। फिर इसके बाद ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, इस तरीके से, फिर ऐसे इस तरीके से घूमता रहेगा ये। तो एक टाइम पे एक ही पोजीशन पे होगा, यानी कि कई सारे हमें लूप्स, देखो रिजिड बाउंड्री में उसमें ये डिफरेंस है कि आपको दोनों तरफ क्या बन रहा है? एंटाई नोड और फिर
बीच में नोड्स बन रहे हैं इस तरीके से। तो ये नोड्स और एंटी नोड्स की पोजीशन अलग अलग हो जाती है, लेकिन कंसेप्ट तो बिल्कुल वही है, सेम ही है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि इस तरह से हमें कई सारे लूप्स बनते हुए दिखाई देंगे, और जहां पर भी रेयर है, यानी ये ओपन बाउंड्री है, यहाँ पे ओपन बाउंड्री है, यहाँ पे ओपन बाउंड्री है, तो ओपन बाउंड्री पर एंटी नोड बनेगा और बीच में क्या बनेगा, नोड्स बनेंगे इस तरीके से। और एज ए होल अगर हम देखेंगे तो यहां पर भी पार्टिकल्स क्या हो, यहां पर क्या भी क्या हो गया, मीडियम डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, ये सेगमेंट ये सेगमेंट ये सेगमेंट ये ऐसे आगे आएगा। अगर ओपन बाउंड्री और बड़ा कर देंगे तो फिर ऐसे इस तरीके से आगे आता जाएगा ये, है ना। तो ऐसे ऐसे क्या दिख रहा है कि पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो रहा है, स्ट्रिंग क्या हो रहा है, बिल्कुल नीचे आ रहा है, फिर पूरा स्ट्रिंग ऊपर जा रहा है, फिर वही नीचे आ रहा है, फिर वही ऊपर जा रहा है, यानी कि इसमें ऑनवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा, यानी कि लूप्स बन रहे हैं ना इनमें। ऐसे जैसे ट्रैवलिंग वेव में क्या होता है, इस तरीके से वेव आगे जाती है, यानी यहां से स्टार्ट वेव पल्स, ये इस तरीके से वेव पल्स क्या होगी, आगे जा रही है। एक बार किंग मारोगे तो जो वेव पल्स क्रिएट हो वो आगे आगे मूव करेगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो पल्स जहां पर है वहीं पर है, यहां पर यहीं है, ये यहां पर यहीं पर, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। और इसमें बड़ी खास बात क्या दिख रही है कि एक ऊपर जा रहा है, फिर कुछ देर बाद ये नीचे आ जाएगा। यहां का नीचे जा रहा है तो यहां का वेव पल्स कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यानी कि इसके एक पर्टिकुलर सेगमेंट के जितने पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इस सेगमेंट का पार्टिकल इस सेगमेंट के पार्टिकल्स के आउट ऑफ फेज है, यानी कि इन दोनों का फेज डिफरेंस 180 डिग्री है। जिस टाइम ये नीचे आ रहा है ये सेगमेंट का पार्टिकल ऊपर जा रहा है, जिस टाइम ऊपर जा रहा है इस सेगमेंट का पार्टिकल नीचे जा रहा है। तो एक सेगमेंट के जितने पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे एज ए होल एक साथ अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं एसएचएम में, लेकिन यहां पर डिफरेंट पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट होता है। एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सबसे ज्यादा होता है, सबको 1000 मान लो से, फिर उसके साइड में जाओगे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम होता जाएगा, यहां हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन ये एक साथ ऊपर नीचे जाते हैं, तो ये कैसे डिफरेंट है ट्रैवलिंग वेव से। ट्रैवलिंग वेव में क्या होता है कि सारे पार्टिकल्स को बराबर मौका मिलता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेट करने का ए, लेकिन इसमें सबको बराबर मौका नहीं मिल रहा है। ट्रैवलिंग वेव में सारे के सारे पार्टिकल्स अलग अलग फेज में वाइब्रेट करते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, एक सेगमेंट के जितने पार्टिकल्स हैं एक साथ दोस्ती कर रखी है उन्होंने, कम ज्यादा कोई बात नहीं है, कोई ज्यादा जा रहा है कम दूर जा रहा है, लेकिन एक साथ ऊपर जा रहे हैं एक साथ नीचे जा रहे हैं। ये पार्टिकल जितना टाइम लेगा एक वाइब्रेशन करने है उतना ही टाइम ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा है, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका और ज्यादा है। लेकिन ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट है बट दे आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। समझ में आ गया। तो ये बेसिक डिफरेंस अगर देखें तो ट्रैवलिंग वेव और स्टेशनरी वेव में ये डिफरेंस है कि उसमें एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सबका सेम होता है, डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट फील्ड में वाइब्रेट करते हैं, लेकिन यहां पर सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट होता है, लेकिन सारे एक सेगमेंट के पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही फेज में वाइब्रेट करता है, एज ए होल ऊपर, एज ए होल नीचे, एज ए होल ऊपर, एज ए होल ऊपर। तो सेगमेंट्स अलग अलग लूप्स में हमें डिवाइड करते हुए दिखते हैं, लेकिन ये होते नहीं है एक्चुअली में, ये लूप नहीं है, एक बार ये बनता है एक बार ये बनता है, एज ए होल ऊपर फिर लूप। ये इतनी तेजी से बनते हैं कि हमें लगता है कि लूप्स बन रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा स्टेशनरी वेव, और यहां पर स्टेशनरी वेव की हमने पोजीशन ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स निकाली है। अब यहां पर क्या करते हैं, देखो हम ये ओपन बाउंड्री से भी होगा, रिजिड बाउंड्री से भी हो गया, दोनों से हमने कर लिया। अब यहां पर क्या करता हूं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टेशनरी वेव के लिख देता हूं, और वहां से आपको दोनों का डिफरेंस पता लग जाएगा, याद कर लेंगे इसको हम। तो ये पॉज करके आप नोट कर लो, और यहां पर मैं कुछ हम स्टेशनरी वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देता हूं जो आपको समझ में आ गए होंगे। तो वहीं पर एक साथ में इनको कलेक्ट कर देता हूं, ऐसे मान लो एक साथ में कलेक्ट कर देता हूं, कलेक्शन कर देता हूं जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वहीं से आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि ये कैसे ट्रैवलिंग वेव से डिफरेंट है। तो यहां बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव या स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या गुण इसमें हमें दिखे। सबसे पहला तो गुण हमें ये दिखा कि देयर इज नो ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ द एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी का ऑनवर्ड मूवमेंट नहीं होता। जो पार्टिकल्स अलग अलग फेज में वाइब्रेट करते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। वेव पल्स आगे नहीं जाती है, एक ही जगह पे अप एंड डाउन वाइब्रेट करते रहती है, तो एनर्जी एक ही जगह रहेगी, आगे नहीं जाएगी। तो देयर इज नो ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस का मतलब एनर्जी। दूसरी चीज हमें क्या दिख रही है इसमें, दूसरी चीज हमें यह दिख रही है कि जो स्टेशनरी वेव फॉर्म होता है उसमें जो एक पर्टिकुलर लूप के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं
दे आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, है ना। तो यहां बोलेंगे स्टेशनरी वेव divides in different segments and particles of the same segment vibrate in सेम फेज, एक ही फेज में वाइब्रेट करते हैं, एक साथ ऊपर एक साथ नीचे जाते हैं, ये देखा था अभी हमने। सेम फेज एंड फेज डिफरेंस बिटवीन टू consecutive phase difference between the particles of two consecutive segments are 180 डिग्री। यानी एक ऊपर जा रहा होता है, अगला सेगमेंट का पार्टिकल उस टाइम सेम टाइम पे नीचे जा रहा होता है। तो ये सेम फेज में होते हैं एक सेगमेंट के पार्टिकल, लेकिन दूसरे से वो अलग होते हैं। अब एक और चीज हमने क्या देखी कि इन अ particular segment all the particles have different amplitude of वाइब्रेशन। यानी पर्टिकुलर सेगमेंट में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सबका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट होता है। अभी हमने देखा था स्टेशनरी ट्रैवलिंग वेव में सबका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सेम होता है, यहाँ पर सबका अलग अलग होता है। अब आती है, अब इसको पॉज करके आप नोट करते हैं क्योंकि जगह कम है, तो यहाँ से मिटा वास्तव में और यहाँ लिखते जाएंगे। अब आती है बात, जब पर्टिकुलर अलग अलग फेज में वाइब्रेट करते हैं, अलग अलग उनका फेज कह रहा हूं, अलग अलग एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होता है, तो इसी में क्या होता है, एक ऐसी पोजीशंस होती है, तो नोड्स क्या होते हैं जहां पर, है ना, तो ये क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन stationary wave which are always remains at rest. They do not vibrate in SHM. कभी भी SHM में वाइब्रेट नहीं करेंगे, तो उनको क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं, कॉल्ड नोड्स, कॉल्ड नोड्स। और हमने एक और चीज देखा था कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स आर लैम्डा बाय 2। दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा बाय 2 होता है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, अब देखो क्या है, फोर्थ एंटाइनोड्स। एंटाइनोड्स क्या होता है, एंटाइनोड्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन stationary wave which have maximum amplitude of vibration, maximum amplitude of vibration, जिनका amplitude of vibration maximum होता है, called antinodes, and
डिस्टेंस बिटवीन टू एंटाइनोड्स आर लैम्डा बाई टू। डिस्टेंस बिटवीन टू एंटाइनोड्स आर लैम्डा बाई टू। दो एंटाइनोड्स के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा बाई टू ही होता है। और एक और चीज लिख लेते हैं कि बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लिखना, कंसेक्यूटिव एंटाइनोड्स, कंसेक्यूटिव। और एक और चीज लिख देते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स एंड एंटाइनोड्स आर लैम्डा बाई फोर। नेक्स्ट क्या बोलेंगे कि जो स्टेशनरी वेव होती है उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड वही होता है जो ट्रैवलिंग वेव का है, ये ध्यान रखेंगे। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड ऑफ स्टेशनरी वेव are same as the traveling wave by which it is formed, जिससे ये बना है, जिन ट्रैवलिंग वेव से ये बना है उसकी जो वेवलेंथ, टाइम पीरियड होगा वही यहां पर स्टेशनरी वेव की भी वेवलेंथ और टाइम पीरियड होगा। यहां पर क्योंकि स्टेशनरी वेव रुका हुआ रहता है इसलिए वेलोसिटी यहां पर इसकी नहीं होगी। नेक्स्ट क्या कह सकते हैं, देखो जो एनर्जी होगी स्टेशनरी वेव की, एनर्जी ऑफ स्टेशनरी वेव इज ट्वाइस द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट वेव और ट्वाइस द एनर्जी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, है ना। या हम ये भी कह सकते हैं कि इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव की जो एनर्जी का सम होता है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल होते हैं, उसका सम के बराबर होता है स्टेशनरी वेव की एनर्जी। तो ये कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जो स्टेशनरी वेव में होता है। मेन चीज में क्या था, नोड्स और एंटी नोड्स, ओपन बाउंड्री से, रिजिड बाउंड्री से, दोनों बाउंड्री से मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी पोजीशंस पे नोड्स बनते हैं, कौन कौन सी पोजीशंस पे एंटी नोड्स बनते हैं। ओपन बाउंड्री से जब इक्वेशन होती है तो वो कैसी बनती है, क्लोज बाउंड्री से जब इक्वेशन होती है तो वो कैसी बनती है। तो ये रहा हमारा आज का स्टेशनरी वेव का कंसेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अब स्टेशनरी वेव बनाएंगे इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग लेंगे और दोनों एंड से उसको फिक्स कर देंगे, यानी कि दोनों तरफ उसकी रिजिड बाउंड्री होगी। तो नेचुरल सी बात है, दोनों तरफ नोड बनेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, और ट्रांसवर्स वेव बनेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, स्टेशनरी वेव का फार्मूला ड्राइव करेंगे। वहां पर स्टेशनरी वेव क्या होता है, कौन कौन सी पोजीशंस पे नोड्स बनते हैं, कौन कौन सी पोजीशंस पे एंटी नोड्स बनते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें डिफरेंट हार्मोनिक्स, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और अलग अलग हार्मोनिक्स होंगे उसमें, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिर ओवरटोन्स भी होंगे उसमें, है ना। तो वहां पर हम क्या करेंगे, उनकी कंडीशंस ड्राइव करेंगे। फर्स्ट हार्मोनिक की क्या फ्रीक्वेंसी होती है, सेकंड हार्मोनिक की क्या होती है, ओवरटोन क्या होता है ना। और जो रिजिड बाउंड्री दोनों तरफ से यानी कि क्लोज्ड है वो, तो वहां पर जो स्टेशनरी वेव बनेगा उसमें नोड्स कहां होंगे और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, कॉमन फार्मूला हम ड्राइव करेंगे जिससे हम किसी भी हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो ये सब चीजें हम करेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज जो मैंने आपको कराया वो दोबारा से करना है, 2 बार करना है, समझना है, खुद भी समझना है, दूसरों को भी समझाना है और शेयर करते रहना है चैनल्स को। बाय।